नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही तहे दिल से स्वागत है दोस्तों आज हम सभी शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के बारे में पढ़ेंगे। यानी आज हम ये जानेंगे कि जो शीत युद्ध के बाद जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसमें क्या क्या जो सुधार हुए या फिर जो देश जो इसके सदस्य देश हैं वो क्या क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग कर रहे थे। ये टॉपिक उसी पे बेस है और ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा तो ही आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगा। अदरवाइज आपको ये वीडियो उतनी हेल्पफुल नहीं हो पाएगी। और वीडियो को आगे बढ़ाऊं उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फ्रीक्यू एक ब्रांड है जो कि टी शर्ट्स बनाते हैं। आप इनको फ्लिपकार्ट पे देख सकते हो और आप वहां से अगर कोई चीज परचेज करना चाहो, कोई टी शर्ट जो आपको पसंद आती है तो आप परचेज कर सकते हो। ये इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएंगे, तो इंस्टाग्राम और फ्लिपकार्ट का लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अगर इस टॉपिक में देखें तो किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजमी है। लाजमी का मतलब होता है जरूरी है, यानी भले कोई भी संगठन क्यों ना हो उसमें सुधार करना जरूरी होता है। और विकास मीन्स कि उसको आगे प्रोग्रेस करने के लिए कुछ नई चीजों को जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाल के वर्षों में इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते हुए आवाजें उठी हैं और हाल के वर्षों में यानी कुछ सालों के अंदर ही ये जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके सुधार की मांग करने की आवाज उठी है कि भाई इसके अंदर भी सुधार किया जाए, कुछ और चीजें लाई जाए। बहरहाल सुधारों की प्रकृति के बारे में कई स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई है। बहरहाल कई सारे लोग अपने अलग अलग राय देते कि भाई इसके अंदर ये सुधारों की जरूरत है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन सभी एक मत से किसी एक बात पर सहमत हो ये अभी तक राय नहीं बन पाई है, सहमति नहीं बन पाई है, स्पष्ट नहीं हो पाया है। बेसिकली अब ये समझते हैं कि कौन से वो मुद्दे हैं, मतलब किस बात पे सहमति नहीं बन पा रही है। दो तरह के बुनियादी सुधारों का मसला है, यानी दो तरह के जो बुनियादी सुधार चाहते हैं लोग कि ये कम से कम सुधार तो होने ही चाहिए, लेकिन उस पे भी अलग अलग लोगों का पक्ष है। जैसे कि पहला आता है, कई लोगों का मानना है कि बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार होना चाहिए, और कई लोगों का मानना है कि जो सदस्य देश है उनका मानना है कि न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। ये दोनों मुद्दे क्या क्या हैं इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा दिया गया था वो दिया गया था बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार के अंतर्गत, यानी जो उसकी बनावट है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बनावट है और जिस तरीके से वो प्रक्रिया यानी जिस तरीके से वो काम करता है उसके अंदर सुधार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो मांग कहते हैं कि सबसे बड़ी बहस सुरक्षा के परिषद को काम काज को लेकर है, कि यानी जो सुरक्षा परिषद का जो काम काज है उसको लेकर इनकी बहस चलती है कि थोड़ा उसे और सटीक किया जाए, थोड़ा और प्रभावी बनाया जाए। सुरक्षा परिषद में स्थायी और स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। ये लोग ये मांग करते हैं कि जो सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य और जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी और कितने अस्थायी सदस्य, इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए एक बार, आपको मिल जाएगी वहां पर वीडियो। अगला पॉइंट आता है कि एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के ज्यादातर देशों को सुरक्षा परिषद में सदस्यता, यानी ये मांग उठाई जा रही है कि जो एशिया के देश हो गए, चाहे वो अफ्रीका के या दक्षिण अमेरिका के जो देशों के जो देश होंगे उनको सुरक्षा परिषद की सदस्यता दी जाए, ऐसी मांग उठाई जा रही है। अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और इसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। और जो अमेरिका है, जो पश्चिमी देश है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो बजट से जुड़ी जो प्रक्रियाएं होती हैं और इसके जो प्रशासन है यानी जो कामकाज करने का जो तरीका है उसमें थोड़ा सुधार चाहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा पॉइंट आता है कि इस संगठन के न्याय अधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा कीजिए, यानी जो दूसरा पहलू था, जो दूसरा था उसमें दिया गया है कि इस संगठन के न्याय अधिकार यानी जो न्याय लेने का जो डिसीजन मेकर है, जिस तरीके से डिसीजन लिया जा रहा है, आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए, यानी उसको और थोड़ा बढ़ाया जाए, कम किया जाए, उस मुद्दों को थोड़ा और बारीकी से देखा जाए। ये कुछ है उनका कहने का अर्थ है। दूसरा चीज, पहला पॉइंट आता है
कि कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं, यानी कई देश और कई विशेषज्ञ जो साइंटिस्ट है, जो इनको ज्यादा नॉलेज है, वो ये चाहते हैं कि ये संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों में ज्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाए। यानी उन कुछ जो देश है और जो विशेषज्ञ है, उनका मानना है कि जो संगठन है ये शांति से लेकर सुरक्षा से लेकर और बड़ी भूमिका निभाए। जो अभी कर रहा है वो तो करे, लेकिन और बड़े रूप से करे, और बड़े पहलू से करे, और बड़े प्रभावी तरीके से किया जाए, उनका यह मानना है। इसी पे कई और लोग हैं, जो कुछ देश और कुछ विशेषज्ञ चाहते हैं कि ये संगठन अपने को विकास तथा मानवीय भलाई के कामों जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, लिंगगत न्याय, इन सब मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित रखे। यानी ऐसे मुद्दों पे ज्यादा ध्यान केंद्रित रखे जिससे समाज का भला हो सके, जैसे शिक्षा अच्छे से अच्छा किया जाए, जनसंख्या को नियंत्रण किया जाए, इन सब मुद्दों पे या मानवाधिकार मुद्दों पे, इन सब मुद्दों पे बात की जाए और सामाजिक न्याय तक सीमित रखे। यानी इन सब मुद्दों पे बात की जाए, इन सब मुद्दों पर कदम उठाया जाए, ऐसा कुछ देशों और कुछ विशेषज्ञों का मानना है। तो हम यहाँ पे इतना साफ साफ समझ में हमें आ जाता है कि कई सदस्य हैं, जितने भी सदस्य देश हैं, उनकी जो डिमांड है, जो चाहते हैं, कुछ लोग कुछ चाहते हैं, कुछ लोग कुछ चाहते हैं। और आगे हम दोनों ही किस्म के सुधारों पर नजर दौड़ाएंगे, यानी जो आगे की वीडियो होगी इन्हीं दो टॉपिक्स पे होगी, और इसको और समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या क्या उन देशों की मांग है, क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या बदलाव हुए, ये सब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें समझेंगे। लेकिन इसी के साथ हमें जानना जरूरी है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो सच्चाइयां थी, सच्चाई मीन्स जो परिस्थितियां थी, जो स्थिति थी, उसी के अनुरूप इसका गठन हुआ है। इसका गठन हुआ कि मीन्स जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही तुरंत ही संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया था, तो जो उस हिसाब से की जो परिस्थितियां थी उसको उस हिसाब से संयुक्त राष्ट्र संघ को ढाला गया था। पर शीत युद्ध के बाद सच्चाइयां बदल गई थी, मतलब जो शीत युद्ध के बाद जो परिस्थितियां थी वो पूरी तरीके से बदल गई थी। क्या क्या बदलाव हुए पहले ये समझो। 1991 में क्या बदलाव हुए ये समझिए। सोवियत जो संघ था, जो महाशक्ति के रूप में उभरा था, वो पूरी तरीके से बिखर गया, टूट गया। अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर हो गया, क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका ही सबसे ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद अमेरिका जो है वो अकेली महाशक्ति बन बैठा। अगला पॉइंट आता है कि सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज्यादा सहयोगात्मक है। यानी जो सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी रूस को माना गया, रूस और अमेरिका के बीच में जो संबंध है वो और अच्छे हो रहे हैं। तो ये बदलाव हो गया। एक समय ऐसा था कि सोवियत संघ और अमेरिका एक दूसरे को लड़ते थे, लेकिन जो उत्तराधिकारी जो रूस चुना गया है, वो और अमेरिका ये दोनों संबंध अपने मजबूत करे और अच्छे बनाने की कोशिश करे, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, और चीन को देखिए तो बहुत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत भी उसी दिशा में अग्रसर है। अग्रसर का मतलब है कि आगे वो उसी दिशा में बढ़ रहा है, एक महाशक्ति के रूप में। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है, और जो एशिया की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए, और कई सारे जो देश हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए। ये देश सोवियत संघ के आजाद हुए देश है, और ये जो देश हैं ये सोवियत संघ से आजाद हुए देश है, जिनको सोवियत संघ के टूटने के बाद जो बिखरे थे देश, वो देश है। अथवा पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश है, और यानी ये पूर्वी यूरोप के जो कैसे देश है, साम्यवादी देश है। विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी, जैसे कि जनसंख्या, यानी विश्व के सामने नई चुनौतियां आ रही हैं, जैसे कि जनसंख्या, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणुक प्रसार, जलवायु के बदलाव, वातावरण की हानि, महामारी, ये सारी प्रॉब्लम, ये सारी जो चुनौतियां हैं वो मौजूद हैं। तो अगर हम देखें तो आजादी देखा जाए कि जब सोवियत संघ को बनाया गया तब की परिस्थितियां अलग थी, क्योंकि उस परिस्थितियों में अमेरिका भी महाशक्ति था, सोवियत संघ भी महाशक्ति था, बहुत तरीके की अलग अलग परिस्थितियां थी। लेकिन जब शीत युद्ध खत्म हुआ उसके बाद जो परिस्थितियां हैं वो पूरी तरीके से बदल गई। जैसे कि जब शीत युद्ध का अंत 1989 में हो रहा था तो विश्व के सामने सवाल था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का
का होना पर्याप्त है, क्योंकि जिस कंडीशन में उसे बनाया गया था वो मुद्दा ही अब खत्म हो गया वॉर को क्रिएट करने का, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ था कि कहीं भाई दोबारा लड़ाई झगड़े ना हो जाए तो बनाया जाए। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब शीत युद्ध खत्म होने लगा तो ये मुद्दा थोड़ा होने लगा कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या अब होना जरूरी है या इसे अब बंद कर दिया जाए, या फिर जो कुछ करना है जरूरी है, जो कुछ करना जरूरी है क्या उसे करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम है, यानी कि जो कुछ भी करना है उसको क्या संयुक्त राष्ट्र संघ कर पाएगा। जो कुछ भी उम्मीदें हैं देशों की, जो इसके सदस्य देश उनसे जो उम्मीदें हैं, क्या वो ऐसा करने में सक्षम है कि नहीं है। इस तरीके के कुछ सवाल उठने लगे, जैसे कि इसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये भी सवाल उठने लगने लगा कि भाई इसे क्या क्या करना चाहिए और कैसे करेगा ये, अगर करेगा भी तो संयुक्त राष्ट्र संघ को बेहतर ढंग से काम कर सके इसके लिए कौन से तो सुधार जरूरी है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सके, ऐसे में कौन कौन से सुधार करना जरूरी है, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स लानी जानी चाहिए, इस तरीके के मुद्दे उठने लग रहे थे, इस तरीके के क्वेश्चंस उठ रहे थे। इस सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा आपको, लेकिन क्या करना पड़ेगा, जो पूरी जो चैप्टर है उसको पूरा देखना पड़ेगा, देन आपको इसका आंसर ऑटोमेटिक खुद ही आप दे सकते हो कि इन सारे क्वेश्चन का उससे कि क्या करना चाहिए, कैसे करेगा, क्या क्या सुधार होने चाहिए, क्या क्या सुधार नहीं होने चाहिए, क्या क्या चीजें बदलाव होनी चाहिए। इस पूरे चैप्टर को आप पढ़ोगे तो आपको ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसका आंसर आपको ऑटोमेटिक अपने दिमाग में ही आपको मिल जाएगा, कोई ढूंढने की आपको जरूरत नहीं मिलेगी, आप खुद ही सक्षम हो जाओगे आंसर देने के लिए। पिछले 15 सालों से इस के सदस्य देश इन प्रश्नों के व्यवहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और पिछले 15 सालों के अंदर जो इसके सदस्य देश हैं इन प्रश्नों का जो ऊपर दिए गए जो प्रश्न बताए मैंने, इन प्रश्नों का समझने की कोशिश कर रहे हैं, इनका उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं, एक सटीक आंसर, एक सही आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और आई होप ये यहाँ तक जितना भी मैंने आपको समझाया बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा, और आगे की वीडियोस भी जरूर देखिएगा क्योंकि तभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिनको नीड है आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।